आज का टॉपिक है जी। एक इशू जो न्यूज़ में चल रहा है, विच इज़ बेसिकली समर एयर पोल्यूशन। ये हमारे सिलेबस में कॉन्जर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। इशू क्या है जी? इशू ये है सर कि एयर पोल्यूशन जो है, ये आज तक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको एक विंटर मंथ्स का फिनोमिना मानते थे। हमें ये लगता था कि विंटर मंथ्स में एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि सिटीज़ लाइक अगर दिल्ली का एग्जांपल लें तो हम देखते थे सर कि यहाँ पर लो टेम्परेचर है सर्दियों में। इसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। जो टेम्परेचर इन्वर्जन होते हैं ये बेसिकली कॉज करते हैं स्टैग्नेंट विंड ट्रैप्स, क्योंकि विंड मूव नहीं करती। विंड मूव ना करने के कारण से क्या होता है कि जो एयर पोल्यूटेंट्स होते थे वो बेसिकली ट्रैप हो जाते थे एयर में। तो दिल्ली में ज़्यादातर ये बोला जाता था कि विंटर सीजन में ये फैक्टर्स के कारण से एयर पोल्यूशन जो है बढ़ जाती है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन है वो पहली बात तो ये कहती हैं साहब कि एयर पोल्यूशन जो है ये अब सिर्फ प्योरली एक विंटर फिनोमिना नहीं है सर। क्योंकि आज अनहेल्दी एयर जो है ये देखी जा रही है समर मंथ्स में भी। अब जब समर मंथ्स में भी हम इस चीज़ को देखते हैं, एयर पोल्यूशन को, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो पब्लिक डिस्कोर्स था पूरा अभी तक का हमारा, वो पब्लिक डिस्कोर्स ये कहता था कि पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक सीजनल विंटर इशू है। लेकिन आज पब्लिक डिस्कोर्स जो अब चेंज हो रहा है वो ये कह रहा है कि सर ये एक ऑल ईयर इशू है। अब ये ऑल ईयर इशू कैसे बन गया? विंटर टाइम्स में तो चलो पेक्यूलियर कंडीशंस हमारे सामने थी जिनको हमने देखा, ऑब्जर्व करके समझा कि भाई दीज आर द फैक्टर्स दैट ट्रिगर और ड्राइव द एयर पोल्यूशन। पर क्वेश्चन ये उठता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये चीज आज की डेट में ऑल राउंड द ईयर कैसे हुई? अब हमारे पास समर टाइम पीरियड में कुछ अवेलेबल ट्रिगर्स हैं। वो क्या ट्रिगर्स हैं सर? वो ट्रिगर्स ये हैं कि आज की डेट में ऑल राउंड ईयर अर्बन एरियाज के आसपास हम देख रहे हैं कि पहली बात तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बढ़ गया है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि सर बायोमास की बर्निंग में कोई घटौती नहीं हुई है। तीसरा हम ये देख रहे हैं कि सर वहीकुलर एमिशंस जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है सर कि इन तीनों फैक्टर्स के कारण जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं पार्टिकुलेट मैटर की, प्लस ओजोन की, ये आज की डेट में एयर में अब परसिस्टेंट हो गई हैं। पहले तो विंटर सीजन में विंटर्स की वजह से जो पोल्यूशन होना, समर में एक होता था उम्मीद की रिलीफ आएगा। समर में ये ट्रिगर्स के कारण से पोल्यूशन का और बढ़ना, विंटर के कारण से पोल्यूशन वैसे ही बढ़ा हुआ था। ये कंबाइंड इफेक्ट अब जो है देखने को दिख रहा है यहाँ पे। अब समर एरिया में, समर टाइम्स में प्रॉब्लम और हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब यहाँ पर कुछ नए ट्रिगर्स जो आज की डेट में और देखने को मिल रहे हैं वो हैं डस्ट स्टॉर्म्स। इनकी फ्रीक्वेंसी अब रिलेटिवली बढ़ गई है।
ये और एयर को ट्रैप करते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंटली, वेस्ट बर्निंग। समर मंथ्स में ओवर एंड अबव जो पुराने फैक्टर्स अभी अपन ने देखे, डस्ट स्टॉर्म्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वेस्ट बर्निंग, और कंट्रीब्यूट करती है। तो इन सब चीजों के कॉन्टेक्स्ट में अब एक चीज तो क्लियर हो गया है कि सर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये आज की डेट में किसी भी तरीके से फेवरेबल लेवल पर नहीं आ पा रहा। फेवरेबल लेवल पे नहीं आ पा रहा। अच्छा, अब ये डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या कॉन्सिक्वेंस है सर? इसका कॉन्सिक्वेंस सबसे पहला ये है कि भाई यहाँ पर आज रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ गए हैं। सांस लेने की समस्या लोगों में बढ़ गई है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ गए हैं सर। क्योंकि जाहिर सी बात है, सांस की समस्या होगी, ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि लेबर प्रोडक्टिविटी घटती है पोल्यूशन से। लेबर प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता। पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। इसके साथ साथ सर क्या हो रहा है, हेल्थ केयर बर्डन तो बढ़ ही रहा है। और हेल्थ केयर बर्डन बढ़ते बढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है। और आपके पास कोई हिम्मत नहीं है क्वेश्चन पूछने की कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब क्यों हो रही है एयर क्वालिटी से। आपने अगर ऐसा सवाल पूछा तो आंसर आपके मुंह पे नेहरू मार दिया जाएगा कि ये नेहरू की गलती है। तो ये चीज को याद रखिए सर। अब इस केस में एक चीज तो क्लियर है आज की डेट में, अगर हम एक यहाँ पर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग करें कि सर यहाँ आज एयर क्वालिटी का खराब होना जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से नहीं है। ये आज की डेट में सिर्फ वेदर पैटर्न्स की वजह से नहीं है। ये आज की डेट में एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से भी है। तो एक कॉम्बिनेशन है सर, नेचर और मैन मेड फैक्टर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है कि जिसकी वजह से आज हम ये परिस्थिति में यहाँ पर पहुंचे हैं। इस रीजन से आप देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, WHO, वो ये बात बोलती है कि सर एयर पोल्यूशन जो है वो ह्यूमन हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को अफेक्ट करता है। ह्यूमन हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को अफेक्ट करता है। तो साहब ये डिबेट है। अब क्या इन्फ्रेंसेस है यहाँ पे सर? पहला तो ये है कि सर एयर पोल्यूशन इज नाउ राउंड द ईयर। दूसरा, मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स अलोन जो है आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये हमने अभी देख ही लिया। सिर्फ मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स पे ब्लेम डाल देना एयर पोल्यूशन का गलत होगा। तीसरा, सर आज एमिशंस जो हैं आर ऑल्सो अ मेजर सोर्स। चौथा, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन जो है आर ऑल्सो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। इसके साथ साथ सर आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैन नॉट बी निग्लेक्टेड।
अभी तक हम इसको नेगेटिव मानते थे, पर इसको अब आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी ये भी है सर, कि मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज शुड नॉट फोकस ओनली ऑन विंटर्स। अभी तक आप देखो, हमारी सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो विंटर टाइम के लिए होती हैं। सिमिलरली सर, हेल्थ आउटकम्स अफेक्ट वर्क प्रोडक्टिविटी। ये बहुत क्रूशल है सर। हेल्थ आउटकम्स अफेक्ट वर्क प्रोडक्टिविटी। तो ये चीज तो आज देखने को मिल ही रही है सर। अब सबसे बड़ी चीज क्या है सर, अगर हम देखें कि यहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं सर जो बेसिकली आज एक्सप्लेन करते हैं वैलिडेशन को। सबसे पहला फैक्टर वैलिडेशन को ये एक्सप्लेन करता है कि आज सर समर टाइम्स में भी एयर पोल्यूशन है। दूसरा, आज की डेट में सर, ये पॉइंट याद रखना सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटर। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि सर हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे सर, दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर ये डिबेट उठता है कि सर हाउ डू वी बैलेंस डेवलपमेंट विद पोल्यूशन, बिकॉज डेवलपमेंट इज अ कंट्रीब्यूटर टुडे। तीसरा सर, यहाँ पर हम ये पॉइंट बोलते हैं कि आज एयर पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कंस्ट्रक्शन में न्यू प्रैक्टिसेस अपनाने की आवश्यकता है। आपको पता है सर, चाइना का एक एग्जांपल देखो आप। चाइना में क्या होता है, अगर मान लो ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, चाइना पता है क्या करता है सर, इसके ऊपर एक पूरा बलून लगा देता है। एक बलून होता है और उसके अंदर जाने का रास्ता और बाहर आने का रास्ता होता है, और इस बलून के अंदर कंस्ट्रक्शन होती है, सारी डस्ट पार्टिकल्स यहीं ट्रैप हो जाती हैं। और सरप्राइजिंगली हमारे यहाँ देखो सर, कंस्ट्रक्शन हो रही है, खुले में हो रही है भाई साहब। ये मेरे घर के पीछे एक कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। लेंटर डालेंगे, सड़क पे रोज मिट्टी गिराएंगे, रोज सीमेंट की बोरियां आ रही हैं, धूल उड़ रही है, सब कुछ उड़ रहा है, उड़ने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें घर बनवाना है अपना सर। सब ऐसे ही करते हैं पूरे इंडिया में। तो कोई कंस्ट्रक्शन को लेके हमारे पास कोई आज की डेट में एसओपी नहीं है, पता ही नहीं है हमें करना क्या है। चौथा पॉइंट देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आज पेरी अर्बन एरियाज जो है वो भी अब अफेक्ट हो रहे हैं। अभी पता है क्या होता था आजकल, जैसे कि लोग कहते थे, जैसे मैं दिल्ली एनसीआर की अगर बात करूँ ना, तो लोग कहते थे कि यार दिल्ली से थोड़ा सा दूर चले जाओ, पानीपत सोनीपत का एरिया हरियाणा में जो है, वहां पर अगर आप चले जाओगे तो वहां पर आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा पोल्यूशन वहां मिलेगा। वहां खेत हैं क्योंकि सारे, उन खेतों में तो धुआं सर उठता ही नहीं है। और फिर पानीपत सोनीपत हरियाणा, वहां वैसे ही ताऊ जो है हुक्का लगाता है, वो भी नहीं पता कि वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो अलग फैक्टर एक और। तो यहाँ पर क्या, पेरी अर्बन एरियाज भी अफेक्ट हो रहे हैं पोल्यूशन से सर, जो अभी तक थोड़े बहुत इम्यून थे। यानी कि सर पोल्यूशन इज परकोलेटिंग नाउ टुवर्ड्स टीयर टू सिटीज। इट इज गोइंग टू अफेक्ट द पेरी अर्बन एरियाज एज वेल। कम से कम वहां का आदमी जो अभी तक स्वस्थ रहता था, वो भी अब जो है बीमार होगा। फिर आदमी जाएगा कहाँ? आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो फिर आपको आंसर मिलेगा पाकिस्तान जाओ, यहाँ क्यों रहना। तो पांचवा पार्ट, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर डस्ट स्टॉर्म्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत बढ़ गई है सर। आपने एक चीज देखी होगी सर, पिछले 1-2 सालों से
अर्बन एरियाज में डस्ट स्टॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ेगी। दिल्ली में तो खास करके मैं बता रहा हूँ सर, दिल्ली में तो मैं देख रहा हूँ हर दूसरे दिन जो है एक आंधी आ जाती है। इतनी आंधियां आ रही हैं, इतनी आंधियां आ रही हैं, राहुल गांधी नहीं आया आज तक, आंधी आ रही है। छठा पॉइंट देखो सर, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है कि सर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एग्रवेट करता है पॉपुलेशन पोल्यूशन क्राइसिस को, और पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सातवां, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, बायोमास बर्निंग, वेस्ट बर्निंग। सर वेस्ट बर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट का आज की डेट में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारी दिल्ली की इतनी इंटेलेक्चुअल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट दिया था थोड़े टाइम पहले, वो कहती कि हमारा मिनिस्टर हर 15 दिन के बाद एक कूड़े के पहाड़ के पास जाके कहता कि अब तुझे तो जाना होगा, तुझे तो जाना होगा, और वो कूड़े का पहाड़ चला जाता है। अब कूड़े का पहाड़ है, उसमें कूड़ा है, वो मोटा है, तुझे तो जाना होगा, वो चला जाता है। मिरेकल है सर। अभी उन्होंने पिछले हफ्ते एक बड़ी प्यारी बात ये भी बोली कि हरियाणा से हमारे यहाँ दिल्ली में पानी आता है, रास्ते में पानी वेपोरेट हो जाता है। मैं तो अपनी मम्मी को कहता हूँ यार मेरी बोतल आपने सुबह भरी थी, देखो ऊपर से वेपोरेट हो गया पानी, पूरी मत भरा करो, बड़े बड़े कमरे में वेपोरेट हो रहा है। आप साइंटिफिक टेम्पर देख रहे हो सर देश का। जैसी जनता है ना सर, जैसी प्रजा है वैसे ही राजा मिलेगा आपको। आठवीं चीज क्या है सर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कि आज की डेट में एक चीज तो क्लियर हो गई है सर कि पोल्यूशन का एक एनुअल फिनोमिना होने के नाते हमें वर्केबल स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, जो अभी तक हमारे पास मिसिंग है। वर्केबल स्ट्रेटेजी हमें चाहिए होगी सर। और आज ये कहना नाइन्थ पॉइंट में गलत नहीं होगा सर कि रैपिड अर्बनाइजेशन is today a bigger factor than what we call as primarily pollution that is occurring only because of nature। नेचुरल फैक्टर्स से ज्यादा बड़ा फैक्टर आज की डेट में रैपिड अर्बनाइजेशन एक ट्रिगर बन चुका है। और टेंथ, लॉन्ग टर्म हेल्थ एक्सपोजर हो रहे हैं, जिसको टैकल करने की हमारे पास रणनीति अभी तक नहीं है। लॉन्ग टर्म हेल्थ एक्सपोजर्स, क्योंकि सर ये जो सांस आप ले रहे हो, ये आपको आज से 10 साल 12 साल बाद पता चलेगा कि सारा स्वस्थ खाना खाने के बाद, शुद्ध शाकाहारी भोजन करने के बाद भी हम कैंसर के मरीज क्यों हुए? क्योंकि वी इनहेल कैंसर एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। अब आते हैं सर कॉन्ट्राडिक्शंस पे, जिस पे क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि पोल्यूशन थोड़ी है कोई, ये तो आंखें खराब है, धुंधला दिखता है आपको। तो कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 1 जो यूपीएससी आपसे पूछेगा, आपको यही बोलना है सर कि पोल्यूशन समर सीजन में जो है वो रिलेटिवली लोअर है देन विंटर सीजन। ये पता है मुझे क्यों लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शन वाले स्टेटमेंट यूपीएससी ने क्यों पूछे? बिकॉज दे वांट टू ट्रेन यू, कि कल को आप जाके जब पब्लिक लेवल पे स्पोक्स पर्सन बनोगे तो आपको डिफेंड भी तो करना है ना कि पोल्यूशन नहीं है। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइट अभी से करो। अब आपसे पूछेंगे लोग कि देखो समर में भी पोल्यूशन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, पोल्यूशन समर में हो रहा है लेकिन विंटर से तो कम है, और विंटर से कम है तो देखो पोल्यूशन कम है। आप ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप करो सर। दूसरा पॉइंट देखो सर, दूसरा पॉइंट यहां पर ये आता है कि सर डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है।
तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर ये एक आज की डेट में बेसिकली ड्राइवर बन रहा है, तो हम इसके बारे में क्या करें? हम नेचर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो, हम बादल के पीछे जहाज छुपा सकते हैं ताकि रडार में ना आए, पर बादल अगर ना बने तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना सर। फिर तो रडार भी फेल हो जाएगा और जहाज भी दिख जाएगा। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज यहां पर यह है कि सर आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समर सीजन में पोल्यूशन इसलिए होता है सर क्योंकि जनरली स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं जनरेट हो पा रही। इस रीजन से समर टाइम में पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स समर टाइम में जनरेट हो जाएं, जो कि जनरली मॉनसून के टाइम पे होती हैं, मॉनसून के टाइम पे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने समर सीजन को ही ब्लेम कर देना कि गलती गर्मी की है, कि गर्मी है और विंड नहीं है, इतनी धूप में विंड नहीं चल पा रही, तो धूप की गलती है, सूर्य तेरी गलती है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर अगर हम देखें सर आज की डेट में पब्लिक अटेंशन हैज इंप्रूव्ड, monitoring has improved, so as a result of which people are more aware about it and take automatic precautions। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनोवेशन है सर। पहले लोगों के पास उनको पता नहीं होता था सर। एयर पोल्यूशन तो नेहरू के टाइम पे भी था समर में, पर नेहरू जो है ना वो डेटा नहीं देता था। अब क्योंकि हम डेटा दे रहे हैं, डेटा की वजह से लोगों को पब्लिक अटेंशन इंप्रूव हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं सर। नेहरू के टाइम पे क्योंकि डेटा नहीं होता था ना, तो लोग गर्मी में मर जाते थे और नेहरू बताता नहीं था मर गए। अब लोग प्रिकॉशन ले लेते हैं, मॉनिटरिंग कर लेते हैं। पांचवा ये है सर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई आज की डेट में सिविरिटी जो है एयर पोल्यूशन की, वो यूनिफॉर्म नहीं है पैन इंडिया। यूनिफॉर्म नहीं है पैन इंडिया। यानी कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई सिटी ढूंढ लो ना जहाँ रहने के लिए अगर आपको चाहिए, जहां पर एयर पोल्यूशन उतना नहीं है, अगर आपकी सिटी में ज्यादा है तो। मैं बता रहा हूँ सर, ये यूपीएससी ने कॉन्ट्राडिक्शन वाले स्टेटमेंट्स जो इस बार पूछे हैं 7 क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स में, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है बेटा। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर मेंस में भी इस बार ये कॉन्ट्राडिक्शन वाले स्टेटमेंट्स आ जाए। आई वोंट बी सरप्राइज, बिकॉज दिस इज द काइंड दे वांट टुडे। इनको इस प्रकार के लोग चाहिए अब। तो ये चीज याद रखो सर, और आपको इसी प्रकार के सिस्टम का हिस्सा बनना है सर। तो थोड़ी ऐसी थिंकिंग डेवलप करो। कोई गलत चीज में रीजन ऐसा ढूंढो कि जिसमें ब्लेम अपने पे आए ना। अगर आपने किसी को चाकू मार दिया तो आपने ये नहीं बोलना कि मैंने चाकू मारा, आप बोलो कि उस व्यक्ति की गलती है जिसने चाकू का इन्वेंशन किया। ऐसी चीज का इन्वेंशन ना होता तो आज मेरे हाथ में चाकू ना आता। इस नजरिए से अगर आपकी सोच होगी तो सर आप यूपीएससी के क्लोज हो गए अनफॉर्चुनेटली। सब कुछ वर्केबल है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सरकार लेना तो समर पोल्यूशन छोड़ो सर, विंटर पोल्यूशन भी मैनेजेबल है। पर यहाँ पर क्या है कि सारे मंत्री, सारे अपने ये नौकरशाह, इनके घरों में लग जाते हैं 10-10 एयर प्योरीफायर्स। तो इनको कोई फर्क पड़ता नहीं सड़क पे चलते हुए आम आदमी से। इनको क्या लेना देना? आम आदमी मर रहा है, मरने दो उसको। सरकारी पैसे पे हमारे एयर प्योरीफायर आ रहे हैं, 10-10 एयर प्योरीफायर कारों के अंदर भी लगवा के ये घूमते हैं सर। एक कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थी एक टाइम पे, जो पब्लिक रैलीज इतना करती थी
कि वो पब्लिक रैली करके जब अपनी कार में बैठती थी, उन्होंने कार को अंदर से इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ था कि उन्होंने हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसन कार के अंदर लगवाया हुआ था। और वो अपने पीएस को कहती नहीं, प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर को, कि यार ये इन लोगों से हाथ मिलाती हूँ मैं, मतलब तुम पागल तो नहीं हो, मतलब मेरे हाथों का क्या होगा। आप सोचो, लुक एट दी माइंडसेट। और ये आज से कुछ 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको सर, तो आप अभी समझ सकते हो। चलो एनीवे सर, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ सर, जैसी प्रजा वैसा राजा। जो ये है, कंक्लूजन क्या है सर? सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि पोल्यूशन इज नाउ अ परसिस्टेंट फिनोमिना। दूसरा, एमिशन सोर्सेज हैव गॉट डाइवर्सिफाइड, क्योंकि अब सिर्फ एक सोर्स को आप ब्रांड नहीं कर सकते एज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर, डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ ड्राइवर ऑफ पोल्यूशन। चौथा, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन इज द की ट्रिगर। पांचवा, meteorological factors alone are no more responsible. छठा, constant air quality monitoring is required sir। और लास्ट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ओनली द की। ठीक है जी। अब आप लोगों के ना 3 4 बार ईमेल्स मेरे को आ चुके हैं इस चीज को लेके, तो मैंने कहा मैं इसको एक बार एक क्लैरिफाई कर दूं। जुलाई और अगस्त को लेके, देखो, जुलाई में करंट अफेयर्स का जो कोर्स है हमारा, हम उसको स्टार्ट कर देंगे। उसमें सबसे पहले मैं आपको जनवरी टू अप्रैल का करंट कराऊंगा फर्स्ट। फिर हम आगे मई ऑनवर्ड्स करेंगे। जनवरी टू अप्रैल जो है वो ओल्ड पैटर्न पे कराऊंगा। मई ऑनवर्ड्स वाला जो करंट करेंगे वो, जो ये प्रीलिम्स में बदलाव आया, उस न्यू पैटर्न से करेंगे। जुलाई में जो दूसरा कोर्स हमारा चलेगा साथ साथ पैरेलली, वो हमारी चलेगी मेंटरशिप, जो अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगस्त में स्टार्ट होगा एथिक्स का कोर्स, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स, आंसर राइटिंग का कोर्स। सितंबर में हमारा स्टार्ट होगा इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी। बाकी ये करंट अफेयर प्लस मेंटरशिप तो चलता रहेगा। पॉलिटिकल साइंस जो अगस्त में स्टार्ट होगा, जनवरी में कंप्लीट होगा। लाइव क्लास होगी जो, इस क्लास में कोर्स में आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है, और साथ में आपका सिलेबस भी इंक्लूडेड है। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। ठीक है ना? तो ये चीजें टाइमलाइन क्लियर रखना सर, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, जो ओल्ड आंसर राइटिंग और ओल्ड एथिक्स के स्टडी वाला जो 2 पार्ट्स बचे हैं,
वो दोनों जुलाई में मैं कंप्लीट करा दूंगा, जो पुराने स्टूडेंट्स का बचा हुआ है। सो दैट विल गेट कंप्लीटेड इन जुलाई, विल टेक लाइव क्लासेस एट दैट टाइम। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है जी। तो ये टाइमलाइन है बस। चलो, मिलते हैं जी। अब करंट अफेयर की अगली क्लासेस ऑन मंडे, आपने वो टाइम टेबल में देखा होगा, ठीक है। अब जो 5 डेज इश्यूज किए हैं सर, इनको इंटरनलाइज करो, मेमोराइज करो, क्योंकि अगले हफ्ते के 5 इश्यूज करके 10 डेज के 10 इश्यूज जब कंप्लीट होंगे, फिर आपका टेस्ट लूंगा मैं, एमसीक्यू वाला। और एमसीक्यू वाला टेस्ट विल बी ऑन दिस न्यू पैटर्न ओनली, जिसमें हम ये पूरा इसी फॉर्मेट में इसको काम करके देखेंगे। क्लियर हो गया जी? चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही सर? चलो, ठीक है जी, मिलते हैं।